द कोल्ड वॉर इरास। और इस चैप्टर का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा हम समझ लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर को शुरू करें कि क्या कह रहा है ये चैप्टर। इस चैप्टर में हम किस बारे में बात करेंगे और ये कौन से ड्यूरेशन की बात है। तो ये तो बेटा आप जानते ही हो कि 1939 से लेकर और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा विश्व बटा हुआ था। एक तरफ थे आपके अलायंस पावर और दूसरी तरफ एक्सिस पावर, जिसको ध्रुवीय राष्ट्र के नाम से। अलायंस पावर मतलब मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है ना। एक्सिस पावर की बात कर रहे हैं। अलायंस पावर के अंदर कौन कौन से देश थे एक बार आप याद कीजिए। तो इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और आपका फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, ये सभी देश और यूएसएसआर, सोवियत रूस, ये एक तरफ थे। और इसके अपोजिशन में थे जर्मनी, इटली और जापान। हम बहुत ज्यादा उसके पूरी बैक में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको आपको कंसेप्ट डेवलप कराना है कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन कैसे बनी, शीत युद्ध कहते किसे हैं और शीत युद्ध काल में कौन कौन सी इंसिडेंट हुई। ठीक है बेटा। तो फाइनली ये है कि जर्मनी, इटली और जापान, जो जिनको कि हम अलायंस पावर के, एक्सिस पावर के नाम से, ध्रुवीय राष्ट्र के नाम से जानते हैं, उनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हार हो जाती है। और इस हार के बाद में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोल्ड वॉर इरा का है। यानी कि कोल्ड वॉर इरा की बात करेंगे तो 1945 के बाद से लेकर और 1990 तक का जो पीरियड रहा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है बेटा, सोचिए आप। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जीतने वाले राष्ट्र में मैंने बता दिया, ब्रिटेन है, उस फ्रांस है, सोवियत रूस है, चाइना है, ठीक है ना, ये राष्ट्र है एक तरफ। अब अमेरिका है सबसे ताकतवर देश। अब विश्व के अंदर 1945 इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत जो हुआ, वहीं से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। और कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि जब दो राष्ट्र हैं, ताकतवर राष्ट्र हैं, और इन राष्ट्रों की आपस में आमने सामने का युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने पूरे विश्व को बांट डाला। किस आधार पर बांट डाला बेटा इन्होंने बांट डाला एक विचारधारा के आधार पर, आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर। क्योंकि ये दोनों राष्ट्र थे तो अलायंस पावर में, लेकिन विश्व के अंदर अपना दबदबा बनाना चाहते थे। मैं बात कर रहा हूं आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की और सोवियत रूस। यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में काफी सभी राष्ट्रों को बहुत हानि हुई इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, यानी कि लोगों की हानि हुई, लोग मारे गए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हुआ और पैसे की भी बर्बादी हुई। लेकिन सबसे कम बर्बादी हुई तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हुई। उसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, दोनों ही वार में बाद में ज्वाइन किया था। और ये यूरोप से बाहर है। जो वार है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, इसका बहुत बड़ा सारा हिस्सा यूरोप में लड़ा गया। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूरोप से बाहर है, आपको पता है, उत्तरी अमेरिका में है, तो इसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान की बात करें तो ब्रिटेन को हुआ है, फ्रांस को हुआ है, जर्मनी को हुआ। तो कहने का अर्थ ये हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ ही ये भी एक शुरुआत हो गई थी कि विश्व के अंदर सबसे ताकतवर देश कौन सा देश होगा। तो सबसे शुरुआत सबसे पहले कर दी थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने।
अमेरिका ने क्या किया बेटा इसके लिए, 1945 में ही आप बात करें अगस्त की, तो जापान जो कि एक एशिया का देश है और जर्मनी की तरफ था, जर्मनी इटली की तरफ ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ थी, उनके दो शहरों के ऊपर आपको याद ही है कि परमाणु हथियारों से हमला कर दिया था, उनके बड़े दो शहर बर्बाद हो गए थे। तो तब वो उसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता था पूरे विश्व के साथ साथ सोवियत रूस को भी, कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे ताकतवर देश मैं हूं और सिर्फ मैं हूं। यहीं से ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। तो कोल्ड वॉर के अंदर शीत युद्ध काल में हम सबसे पहले घटनाओं में एक सबसे बड़ी घटना की बात करेंगे, वो आपका क्यूबा मिसाइल संकट है। क्यूबा मिसाइल संकट वो दौर है जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर दोनों आमने सामने आ गए थे और ऐसे लगने लगा था कि दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, इनके बीच में एक कह सकते हो कि न्यूक्लियर वार छिड़ जाएगी और ये कोल्ड वार कहीं हॉट वार में तब्दील होने के सिचुएशन में पहुंच गई थी, यानी कि आमने सामने की लड़ाई की पॉसिबिलिटी लगभग बन चुकी थी। वो तो बात करेंगे चैप्टर के इस पार्ट में ही, कैसे इस युद्ध को टाला गया, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, आप बहुत पढ़ चुके हो इसको। मैप में भी मैं कल आपको कोशिश करूंगा, इसका पूरा मैप दिखा दूंगा कहां पर क्यूबा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है और यूरोप के देश, और किस तरह से यूरोप के जो देश हैं वो, मैंने जैसे कि बताया कि 1945 के बाद में पूरा विश्व दो ब्लॉक के अंदर बढ़ चुका था, एक को पश्चिमी ब्लॉक कहा गया, एक को पूर्वी ब्लॉक कहा गया। अब पश्चिमी ब्लॉक के अंदर यानी कि उनका नेतृत्व, उनकी लीडरशिप कर रहा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के साथ में यूरोप के पश्चिमी देश थे और यूएसएसआर के साथ, सोवियत रूस के साथ में यूरोप के पूर्वी देश थे। तो इन्होंने पूरे विश्व को, न सिर्फ यूरोप को, पूरे विश्व को दो गुट में बदल डाला और जो इनके साथ नहीं रहे उनके बारे में आपने पढ़ाई, उनको हम नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से, गुट निरपेक्ष राष्ट्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट की। क्या क्यूबा मिसाइल संकट था, कब ये दोनों देश आमने सामने आ गए थे और किस तरह से इस संकट को टाला गया, ठीक है। तो ये रहा आपके पास में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा वाज, आप जानते ही होगी, क्यूबा जो है सोवियत यूनियन का, देखो मैंने बता ही चुका हूं कि बेटे पूरा विश्व बढ़ चुका था दो गुटों के अंदर। जो क्यूबा है वो है तो उत्तरी अमेरिका के अंदर, यानी कि उत्तरी अमेरिका में बड़े राष्ट्र की बात करें तो सबसे कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके नीचे एक छोटा सा देश है क्यूबा, है तो उत्तरी अमेरिका में, लेकिन ये इसकी दोस्ती है किसके साथ में, सोवियत रूस के साथ में। तो सोवियत रूस का ये दोस्त है और है इसके सामने धर्म संकट यही है अमेरिका के बिल्कुल साथ में। तो यहाँ की लीडरशिप को, यहाँ के नेताओं को ऐसा लगा कि हमारे राष्ट्रपति को कभी भी उठा के पटक दिया जाएगा। उठा के पटक देने का मतलब हमारे यहाँ की सरकार को बदल दिया जाएगा, और क्योंकि क्यूबा एक कम्युनिस्ट देश था और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाहता था कि सभी देशों के अंदर, पूरे जो विश्व के देश है उनको डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया जाए, कैपिटलिज्म वहां पर हो, वहां पर वोट हो और सभी पूंजीवाद वहां पर स्थापित कर दिया जाए। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन चाहता था कि सारे देश कम्युनिस्ट बन जाए और वहां पर जो कम्युनिज्म एस्टेब्लिश हो जाए और जो सोवियत रूस के अंदर जिस तरह का सिस्टम है वो सभी देशों में हो जाए। तो आइडियोलॉजी की, विचारधारा की लड़ाई थी, साथ के साथ में देश में प्रोग्रेस कैसे करे उसके ऊपर भी विचारधारा के दो तरीके थे।
एक तो ओपन मार्केट इकोनॉमी की बात करें जो अमेरिका अपनाता था, दूसरी तरफ सोवियत सिस्टम के बारे में हमने आपसे बात की हुई है कि भाई सारे जो भी सोर्सेस ऑफ इनकम है वो सारे राज्य के पास में होंगे, यानी कि सरकार के पास होंगे, और सब लोग सरकार के यहाँ पर काम करेंगे और सबको बराबर सब कुछ मिल जाएगा। चाहे मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, सबको सब कुछ बराबर होगा। लेकिन जो अमेरिका का सिस्टम था कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, उसके अंदर बराबरी नहीं होगी, क्योंकि ओपन मार्केट सिस्टम है, इंडस्ट्रीज के ओनरशिप लोगों के पास है, जो जितना मेहनत करेगा पैसा उतना कमाएगा, ठीक है ना। तो आओ हम बात करते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट की बात करते हैं, कैसे दोनों देश अमेरिका और सोवियत रूस आमने सामने आ गए थे, एकदम लड़ाई की संभावनाएं बन गई थी, और किस तरह से वो लड़ाई की पॉसिबिलिटी को टाला गया, उसके बारे में बात करेंगे। उस टाइम अमेरिका के अंदर कौन राष्ट्रपति था, वही हम बात करेंगे कि क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, और साथ ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे, किस तरह से ये संकट डेवलप हुआ और किस तरह से इसको संकट को खत्म किया गया, ठीक है ना। तो क्यूबा वाज अलाय ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का मतलब बेटा यहाँ पर सोवियत रूस है। क्यूबा सोवियत रूस का दोस्त था, रिसीव डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट, और उसको सारी मदद मिलती थी। कहां से मदद मिलती थी? इनको पूरी मदद मिलती थी सोवियत रूस से क्यूबा को, ठीक है ना। और डिप्लोमेटिक एड का मतलब लीडरशिप की तरफ से भी, नेताओं की भी मदद मिलती थी, पैसे भी मिलते थे। इन अप्रैल 61, अब ये संकट कब उभरा है? अप्रैल 61 से शुरुआत होती है, मई 1962 की बात है, ठीक है ना। तो अप्रैल 61, लीडर्स ऑफ द यूएसएसआर वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा एंड ओवरथ्रो इट्स प्रेसिडेंट फिदेल कास्ट्रो। ये फिदेल कास्ट्रो जो है क्यूबा के राष्ट्रपति थे उस पीरियड में। अब वहां की क्यूबा की जो लीडरशिप है उनको खतरा लग रहा था कि अमेरिका जो है वो कम्युनिस्ट देश क्यूबा के ऊपर आक्रमण कर देगा और उनके राष्ट्रपति, जिनका की नाम फिदेल कास्ट्रो है, उनको उनका तख्ता पलट कर देंगे, उनको हटा देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? क्यूबा संकट के बारे में मुझे मैसेज कीजिए कि क्यूबा संकट क्या था, क्यूबा को क्या खतरा लग रहा था, क्यूबा की लीडरशिप किस तरह से डर रही थी। ये बात आपको समझ में आ गया? जल्दी से जल्दी करो बेटा। तो मेन जो मतलब जो आप कह सकते हो क्लाइमैक्स इस लड़ाई की जो एकदम उच्च स्तर पर पहुंची थी बेटा, वो 1962 की बात है, 1962 की बात है। शुरुआत इनकी अप्रैल 1961 में हो गई थी, जब इनको डर लगने लग रहा था कि अमेरिका उनके राष्ट्रपति को हटा देगा। 1962 में क्या होता है? 1962 द लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, अब ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं निकिता क्रुश्चेव। मैं आपको पहले बता चुका हूं, निकिता क्रुश्चेव सोवियत रूस के राष्ट्रपति हैं, और इनकी दोस्ती क्यूबा के साथ में थी। क्यूबा के राष्ट्रपति ये फिदेल कास्ट्रो है, ठीक है ना। अब सोवियत यूनियन के जो राष्ट्रपति है निकिता क्रुश्चेव placed nuclear missiles in Cuba for converting it into Russian base। अपने देश की मदद करने के लिए सोवियत रूस पहुंच गया है, और किस तरह से पहुंचा है? कौन सा देश है उसका अपना दोस्त? क्यूबा। एक छोटा सा देश है लेकिन है उत्तरी अमेरिका के अंदर। किस तरह से मदद कर रहा है सोवियत रूस ने अपनी पूरे मिसाइल्स समुद्री जहाजों के ऊपर, समुद्री जहाजी बेड़ों के ऊपर उनको एस्टैब्लिश कर दिया और पूरे के पूरे क्यूबा में जाकर लगा दिया, और उनका मेन टारगेट था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्यूबा अब बिल्कुल, मैंने जैसे कि आपको बताया ही बेटा, क्यूबा बिल्कुल पास में है अमेरिका के। तो अब क्यूबा में उनका न्यूक्लियर मिसाइल्स का तैनात हो जाना
मतलब क्यूबा से अमेरिका डायरेक्टली टारगेट हो गया। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सोवियत रूस बर्बाद कर सकता है। इस बात का पता लगने में अमेरिका को 3 हफ्ते का टाइम लग गया। 3 हफ्ते बाद में अमेरिका को ये कहानी पता लगी कि क्यूबा के अंदर सोवियत रूस की सेना आ गई है और उन्होंने पूरा अपना जहाजी बेड़ा लगा दिया है और मिसाइल्स का टारगेट अमेरिका बन चुका है। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? सर हिंदी में जो आपके पास में नोट्स हैं, देखो चैप्टर आप सेम पढ़ रहे हो बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप नोट्स चाहे कहीं से ले लीजिए, हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये वाला सेम नहीं मिलेगा। लेकिन कहानी तो इस चैप्टर की वही है ना, सेम कहानी मिलेगी, कहीं पर कोई वेरिएशन नहीं मिलने वाला है। नोट्स आप कहीं से उठा लीजिए, मे भी आपको हिंदी में मिल जाए, इंग्लिश में मिल जाए, जो भी आप जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 1962 की बात है, सोवियत रूस मदद करता है, क्यूबा के अंदर अपने रशियन बेस बना देता है। 3 हफ्ते बाद में अमेरिका बिकेम अवेयर ऑफ इट, और 3 हफ्ते बाद अमेरिका को ये सब कुछ कहानी पता लगता है। ठीक है ना? द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। अब देखो बेटा, आपको याद होना चाहिए 1962 में कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? जॉन एफ कैनेडी है, और उसके एडवाइजर्स हैं जो उसको सलाह देने वाले, ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अब वो चाह रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन, ये जो कोल्ड वार का पीरियड था, वो हॉट वार में कन्वर्ट ना हो, ये शूटिंग वार के अंदर यानी कि लड़ाई ना हो। तो वो चाह रहे थे कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकल आए। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन अपने एडवाइजर्स के साथ बात करता है और वो सॉल्यूशन की तरफ ढूंढता है कि कैसे हम इस संकट से बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी निश्चित था, उन्होंने ये भी सोचा था कि सोवियत रूस को तो वापस जाना ही पड़ेगा। ये भी चाहते हैं और लड़ाई भी नहीं चाहते। वो चाहते थे कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, सोवियत रूस भी चले जाएं और जो क्यूबा के अंदर इनको हमारा डर लग रहा है वो डर भी खत्म हो जाए। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है ना? तो 3 हफ्ते के बाद अमेरिका बिकेम अवेयर ऑफ इट। अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता लगता है। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स tried to find a solution to avoid full scale nuclear war। अब वो किसी हालत में नहीं चाहता था अमेरिका कि एक पूर्ण रूप से युद्ध छिड़ जाए, but they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba। लेकिन साथ में ये भी निश्चित था, वो ये भी चाहते थे कि क्यूबा से जो है निकिता क्रुश्चेव, जो कि सोवियत रूस के राष्ट्रपति हैं, वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को यहां से हटा दे। तो क्या करेगा फिर जॉन एफ कैनेडी? लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। तो कैनेडी ने क्या किया? कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, फिर याद दिला देता हूं। कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वारशिप्स, वो अमेरिका के युद्ध पोत हैं, उनको आदेश देते हैं टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज ए वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर। कैनेडी ऑर्डर देते हैं अमेरिका के वार्षिक को, भाई जो क्यूबा के अंदर जो सोवियत रूस से आने वाले युद्ध को जो आगे तो ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए आप। अमेरिका अपने वारशिप्स को बोल रहा है और उनको रास्ते से ही लौटा दो, जो और आने वाले हैं, जो आगे उनको भी वापस करेंगे, लेकिन जो और आने वाले हैं उनको रास्ते से ही रोको, मत आने दीजिए यहाँ पर। ये फाइनली वो बोलते हैं कैनेडी, ठीक है ना? USA and the USSR came to be known as Cuban Missile Crisis। It made the whole world nervous। ये जो क्राइसिस था, जो अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में चल रहा था, इसी क्राइसिस को बेटा हम क्यूबन मिसाइल संकट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं, जिससे पूरा विश्व घबरा गया था। पूरे विश्व को लगने लगा था कि कहीं दोबारा से ये थर्ड वर्ल्ड वार शुरू ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं, एक तरफ सोवियत रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका है, पूरा विश्व ऐसे बटा हुआ है।
अगर इन दोनों देशों का युद्ध होता है तो बड़े भयानक परिणाम होते। इस वजह से जॉन एफ कैनेडी चाहते हैं कि ये युद्ध ना हो, और उन्होंने इसको पीसफुल, उन्होंने जवाब लड़ाई का लड़ाई से नहीं देना चाहा, उन्होंने पीसफुली एक ट्राई किया कि ये सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? मैसेज कर दिया करो। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज ए हाई पॉइंट व्हिच केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर, और इसी को क्यूबन मिसाइल संकट है, इसी को हाई क्राइसिस बोलते हैं। एकदम क्लाइमेक्स था जिसको हम कोल्ड वॉर के पीरियड में गिनते हैं। इट रेफर्स टू द कंपटीशन, इसमें कंपटीशन में है, मुकाबला है, टेंशन है, सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन है। मतलब पूरे कोल्ड वॉर में क्या है, पूरा जो विश्व के अंदर एक टेंशन चल रहा है, एक मुकाबला चल रहा है, और कई सारे आपस में भिड़ंत हो रही है कई सारे देशों की। अमेरिका और सोवियत रूस आमने सामने नहीं आ रहे। आपने देखा था नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम में कई सारी घटनाएं हो रही थी जो कि इसके कोल्ड वॉर का परिणाम था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में जो चला आ रहा था, उसके नतीजन कई सारे देश आपस में लड़े या लड़ने की सिचुएशन बनी। लेकिन उस संकट को खड़ा करने में फाइनेंशियल हेल्प या हथियारों की मदद दोनों देश अपने अपने साथी देशों की कर रहे थे। तो ये तो हुआ आपका क्या है, क्यूबन मिसाइल संकट, और इसके बारे में मैंने बता दिया। आखिर में दोनों देश एग्री हो जाते हैं और सोवियत रूस अपनी सेना को हटा के वापस ले जाता है इस एश्योरेंस के ऊपर कि तुम जो है भाई इसको हमला नहीं करोगे, इसको बर्बाद नहीं करोगे, क्यूबा को, ये हमारा दोस्त देश है। राइट, अब हम कोल्ड वॉर के पीरियड में चले जाते हैं। ये तो सबसे पहला टॉपिक ही आपका क्यूबन मिसाइल संकट है। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका, व्हाट इज द क्यूबन मिसाइल संकट? क्यूबन मिसाइल संकट है क्या? तो आप उसके अंदर लिख दोगे कि 1945 के बाद में पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ पश्चिमी गुट, एक तरफ पूर्वी देश। पश्चिमी देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, पूर्वी देशों का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंदर एक छोटा सा देश है क्यूबा, वहां वो एक कम्युनिस्ट देश है। वहां की सरकार को लगा कि अमेरिका उनके ऊपर हमला करके सरकार को बदल सकता है। इस मदद के लिए निकिता क्रुश्चेव, सोवियत यूनियन, सोवियत रूस सामने आता है, और पूरा अमेरिका इसका टारगेट बन जाता है उनकी मिसाइल्स का। लेकिन 3 हफ्ते बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को पता लग जाता है, और पता लगने के बाद में जॉन एफ कैनेडी अपने सलाहकारों से बात करके इस संकट को किसी तरह से टाल देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्यूबन मिसाइल संकट क्या है? जल्दी से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आने से आप लोग कर पाएंगे आराम से, होपफुली। सिर्फ एक को समझ में आया है, बाकी 5 को कुछ समझ में नहीं आया। 2, 3, 2 अभी भी बचे हैं, सोच रहे हैं कि डालें या न डालें। अरे धीरज, समझ में आया कि नहीं? धीरज, सबको हो गया? पूछ नहीं रहा हूं, आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूं। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कोल्ड वॉर की। यहां से फिर एक्चुअली इसको सबसे पहले ले लिया, ये 1962 की बात है, लेकिन मैंने कहा कि 1945 से ही कोल्ड वॉर का पीरियड शुरू हो गया। इसलिए ले लिया कि ये सबसे क्लाइमैक्स था जब दोनों देश आमने सामने आके खड़े हो गए थे। लेकिन पूरा ये कोल्ड वॉर का एक पार्ट है। अब पूरा कोल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। द कोल्ड वॉर वॉज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। कौन सी विचारधारा? एक तरफ पूंजीवाद की विचारधारा है अमेरिका की, दूसरी तरफ आपकी कम्युनिज्म, साम्यवाद की विचारधारा है, ठीक है ना। तो आइडियोलॉजी का मतलब समझ गए बेटा?
आइडियोलॉजी द यूएस फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अमेरिका क्या है, प्रजातंत्र को अपना रहे हैं और कैपिटलिज्म को अपना रहे हैं, पूंजीवाद को, जबकि यूएसएसआर बैक द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। यूएसएसआर समाजवाद और साम्यवाद की। तो आइडियोलॉजी को समझ गए, क्या क्या दोनों देशों की आइडियोलॉजी है। अमेरिका डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो हमारे देश में है, ओपन मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जो हमारे देश में है। यूएसएसआर अपना रहा था सोशलिज्म को और कम्युनिज्म को। सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड आपको याद होगा ही, 1939 से 45 के बीच में हुआ था। ये खत्म हुआ था डिफीट ऑफ, मैं बता ही चुका हूं, ये एक्सिस पावर का मतलब हिंदी में ध्रुवीय राष्ट्र है, और इसमें जर्मनी, इटली और जापान देश थे। कौन कौन से देश थे एक्सिस पावर में जिनकी हार हुई थी 1939-45 के ड्यूरेशन में? जर्मनी, इटली, जापान, और ये मित्र राष्ट्र थे। एलाइड फोर्सेस का मतलब मित्र राष्ट्र जिन्होंने इनको हराया। कौन कौन है? अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने हरा दिया। ये तो हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये बता रहे हैं कैसे ये सिचुएशन बनी, ठीक है ना। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो कोल्ड वॉर की बात शुरू हो गई। कोल्ड वॉर की बात कहां से शुरू हुई? मैंने आपको बताया था कि बेटा अमेरिका है, उन्होंने जापान के 2 शहरों के ऊपर बम गिरा दिया, न्यूक्लियर बम, और उसके पीछे मकसद ये था अपनी शक्ति को दिखाना, बेसिकली यूएसएसआर को डराना। और यहीं से फिर यूएसएसआर भी तो कम नहीं है, उस टाइम में बड़ा देश था एक, ठीक है, उसकी इकोनॉमी भी अच्छी थी। अभी तो 1940, 50, 55, 60, 70 तक तो अच्छी है, उसके बाद में जाके उनकी हालत खस्ता होगी। तब तक तो वो अमेरिका का हर तरह से मुकाबला करेगा। यानी कि विश्व के अंदर 2 ही देश बच गए ताकतवर, अमेरिका और सोवियत यूनियन बोलो, सोवियत रूस बोलो, ये दोनों देश हैं। अब इनके बीच में कोल्ड वॉर का पीरियड शुरू होता है। कोल्ड वॉर की लड़ाई क्या है? आइडियोलॉजी के ऊपर है, फाइनेंस के, मतलब दोनों देश चाह रहे हैं कि पूरे जो विश्व के देशों को, लगभग देश हमारे साथ आ जाए, और हम, अमेरिका चाह रहा है कि सारे देशों को डेमोक्रेटिक कंट्री बना दे, कैपिटलिज्म उसमें हो, और यूएसएसआर चाह रहा है कम्युनिज्म वहां पर हो, सोशलिज्म वहां पर हो। ये चल रहा है, ठीक से। तो ये इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बम्स ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 45। अब ये 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा देता है बम। आप पहले ही बात कर चुके हो इसके बारे में। काजिंग जापान टू सरेंडर। अब जापान, देखो जो ध्रुवीय राष्ट्र है, जर्मनी और इटली तो पहले ही हार मान चुके थे, अभी तक जापान लड़ रहा था, और जापान को सरेंडर करना पड़ गया जब उसके पूरे 2 जो बड़े शहर थे, कशिश, हाँ हम सब चैप्टर रिवाइज कराएंगे। क्यों बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा कारण है इसका कि हमारी फर्स्ट बुक लगभग खत्म होने जा रही है। फर्स्ट बुक का एक ही चैप्टर बाकी है, तो हम चाह रहे हैं कि अभी अपने पास में टाइम है तो इनका रिवीजन चलता रहे, तो एटलीस्ट सबको एक लेवल पे पहुंचने का मौका मिलेगा। सबको एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, जिनका नहीं हुआ है वो भी कुछ सीख लें, ठीक है ना। और टाइम तो है ही अपने पास, टाइम की कोई कमी नहीं। तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराने से फिर जापान भी सरेंडर कर देता है। यानी कि बड़े जो राष्ट्र की बात करें, जो एक्सिस पावर, जो ध्रुवीय राष्ट्र में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड में बेटा, वो जिनकी हार हुई थी, जर्मनी इटली पहले ही हार मान चुके थे, जापान अकेला लड़ रहा था। अगस्त में उनके ऊपर भी 2 बड़े शहरों के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिए, तो जापान की भी, उसने भी सोचा कि भाई इतनी जनहानि हो रही है,
इससे अच्छा मैं भी हार स्वीकार कर लेता हूँ, सरेंडर कर देता है। मैं जब बात करता हूँ एक्सिस पावर में, तो ये बड़े राष्ट्र की बात करें, जर्मनी, इटली, जापान, और भी बहुत सारे देश थे इनके साथ में। देश ना होके एम्पायर्स थे। एम्पायर मतलब उस टाइम में राजाओं का शासन था। तो लेकिन हमने बड़े बड़े की बात करी है। आप फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार को पढ़ोगे तो आपको पूरा पता लगेगा, ठीक है ना। तो डिसीजन ऑफ द यूएस वाज बोथ क्रिटिसाइज्ड एंड सपोर्टेड। भाई जापान के ऊपर बम गिराना मतलब दो शहर बिल्कुल बर्बाद कर दिए एकदम। वहां पे आज भी असर देखा जा सकता है। पूरा मतलब बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, लोग मारे गए, बुरी हालत हो गई। तो ये जो अमेरिका का जो डिसीजन था जापान के शहरों के ऊपर बम गिरा देना, इसका बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत से देशों ने किया इनफैक्ट। और कारण था कि वो बोल रहे थे कि भाई जर्मनी, इटली तो पहले ही हार मान चुके हैं, जापान भी अभी हार मानने वाला था, काहे को इनके ऊपर बम गिरा के इतना नुकसान किया। कुछ देश इसके अगेंस्ट में है, जो अमेरिका ने जो बम गिराए, कुछ उनका फेवर ले रहे हैं। अब अगेंस्ट में है वो यही बोल रहे हैं कि किस लिए बर्बादी की गई, और फेवर वाले ये बोल रहे हैं अगर नहीं अमेरिका जापान के ऊपर बम गिराता तो पता नहीं कितना और टाइम लग जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार को खत्म होने में। तो इस वजह से अमेरिका के बम गिराना जापान के दो बड़े शहरों पर, उनमें भी दो पार्टी हैं, कुछ सपोर्ट करने वाले, कुछ अगेंस्ट में। अब सपोर्ट करने वाले क्यों सपोर्ट करते हैं, अगेंस्ट में क्यों है, दोनों कारण मैं आपको गिना चुका हूं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। द यूनाइटेड द डिसीजन ऑफ द यूएस, मैं सेम पढ़ रहा हूं जो आपको बता चुका हूं। द डिसीजन ऑफ द यूएस was both criticized, उसकी बुराई भी हुई और सपोर्ट भी किया गया डिसीजन का। But the consequences of the end of the Second World War was the rise of the two new powers on the global stage. अब सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने पे बेटा विश्व के मानचित्र के ऊपर दो ताकतवर देश उभर कर आते हैं, जिसके बारे में आप अच्छे से भली भांति जानते हो, ठीक है ना। United States and the Soviet Union became the greatest power in the world with the ability to influence events anywhere on the earth. अब हो क्या है, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन जो बहुत ताकतवर देश बन चुके हैं, और इस जमीन के ऊपर कुछ भी घटना कहीं पर भी हो रही है तो उसके ऊपर इन दोनों देशों का इन्फ्लुएंस देखा जाता था, ठीक है ना। यानी कि कहीं भी कुछ इंसिडेंट होती है तो इनका इन्वॉल्वमेंट जरूर मिलता था बेटा, दोनों देशों का, अमेरिका हो या सोवियत यूनियन। यानी कि अगर दक्षिणी कोरिया को सपोर्ट करता है सोवियत यूनियन तो जरूरी है उत्तरी अमेरिका को अगर सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा है तो आप देखोगे दक्षिणी जो कोरिया है उसको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका मिलेगा। ऐसे ही वियतनाम में भी हुआ, ऐसे ही अफगानिस्तान में भी हुआ। यानी कि विश्व के अंदर किसी भी देश के अंदर कोई घटना हुई है तो इन दोनों देशों का वहां पर अपोजिट पार्टी में होना लाजमी था। यानी कि जिस तरफ अमेरिका सपोर्ट करेगा यूएसएसआर उसके अगेंस्ट में ही जाता रहा। ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से मैसेज करो, जल्दी, फास्ट मैसेज करना, एकदम तुरंत सीख जाओ। 9th क्लास के बच्चे में बोलने से तुम्हें माइंड नहीं करना चाहिए बेटा। मैसेज करने का नाम लेना और उनके जो है एक साथ में 90 मैसेज आ जाते हैं। 110 बच्चों में से 90 का एक साथ आ जाता है। शाबाश, वेरी गुड। ऐसे होना चाहिए फास्ट, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आगे करें। But the Cold War, in spite of being intense form of rivalry between the great powers, remained a cold and not hot or shooting war. ये बोल रहे हैं कि जो कोल्ड वॉर है इन दोनों देशों के बीच में राइवलरी तो चल रही थी, राइवलरी का मतलब दुश्मनी तो चल रही थी, लेकिन ये कोल्ड वॉर, ये शीत युद्ध कभी भी हॉट वॉर के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, शूटिंग वॉर के अंदर
कन्वर्ट नहीं हुआ। अच्छा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ वो बता रहा है, इट वॉज ड्यू टू द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ये बात समझने वाली है, ये जो है लॉजिक ऑफ डिटरेंस की वजह से ऐसा नहीं हुआ। अब लॉजिक ऑफ डिटरेंस को हम समझेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी वो मैसेज करते हैं तो हर 5 मिनट बाद में, 7 मिनट बाद में मैं पूछता रहता हूँ, क्वेश्चंस पूछता हूँ। पहले वाला मैसेज कैसे मिलेगा, क्वेश्चन पूछता हूँ तो क्वेश्चन के जवाब देते हैं, तो वो तो चेंज हो जाते हैं ना बेटा, जवाब क्वेश्चन चेंज हो जाता है। जैसे अभी आपसे पूछूं कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या है, तो आपने जो पहले मैसेज किया वो मैसेज को ही मिलेगा इसमें, आपका मैसेज में आपको लिखना पड़ेगा ना, तो ऐसा नहीं है। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस को समझते हैं। देखो लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या है, जब दोनों देश समान ताकतवर हो, न्यूक्लियर वेपन पावर हो, दोनों के पास में हथियार हो, परमाणु, वो भी परमाणु हथियार हो, और दोनों देश को ये पता है कि बराबर है भाई ताकत दोनों के पास में। अगर किसी एक ने, सोचो कि अमेरिका सोचता है कि मैं लड़ाई की शुरुआत कर दूं, तो उसको ये लग जाए कि अगर मैंने लड़ाई की शुरुआत की ना, तो ये निश्चित है कि यूएसएसआर के पास में भी परमाणु हथियार है, हो सकता है मैं उनके अमेरिका सोचे कि उनके परमाणु हथियार को बर्बाद कर देगा, लेकिन परमाणु हथियार कहीं एक जगह तो रखे हुए नहीं होते, अलग अलग जगह रखते हैं। हर मतलब देश की पॉलिसी होती है, सारे परमाणु हथियार एक जगह नहीं होते। तो हो सकता है मैं अमेरिका सोचे कि यूएसएसआर को नुकसान तो कर दूंगा ज्यादा, लेकिन मरता क्या नहीं करता, उसके पास में भी हथियार है, वो फिर हमारे ऊपर फेंकेगा, तो उससे होगा क्या। एक तरफ ये स्वाभाविक है कि दोनों देशों की बर्बादी झेलनी होगी, और ये बर्बादी फाइनेंशियली होती तो भी ठीक है, इसमें लोग मारे जाएंगे, और लोग मारे जाते तो भी चल जाता। आगे आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे पैदा होंगे, उनके ऊपर भी इस परमाणु हथियारों का जो इस्तेमाल किया है उसका असर देखा जाएगा, उनके दिमाग के ऊपर, उनके शरीर के डेवलपमेंट के ऊपर। अपाहिज होंगे, कई तरह की कमियां होंगी, ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी ताकतवर नहीं होगी। तो न्यूक्लियर डिटरेंस समझ गए कि जब दोनों देश बराबर ताकतवर हो, दोनों के पास में हथियार हो, उनको ये पता हो अगर आपस में हम लड़े तो बर्बादी दोनों देशों की होगी, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे ये इंसान की जान जाने के रूप में। जल्दी बताइए न्यूक्लियर डिटरेंस, अब तो जल्दी कर दो। तो ये लॉजिक ऑफ डिटरेंस है, इसको क्वेश्चन के रूप में बेटा पूछा जाता है कि क्या है, और कई बार मैंने देखा है कि लगभग 80% बच्चे नहीं बता पाते। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जो पहले की क्लासेस की बात कर रहा हूं। द लॉजिक ऑफ डिटरेंस मीन्स when both sides have the capacity to respond against an attack to cause much destruction that neither can afford to initiate war। जब दोनों ऐसे ताकतवर देश हो और दोनों ही अगर उनके रेस्पॉन्ड करने में जो अटैक है देरी हुई तो बर्बादी ज्यादा होगी, और कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वार, और दोनों में से नीदर, दोनों में से कोई भी लड़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड, ये था लॉजिक ऑफ डिटरेंस। अब नेक्स्ट आपका बात करते हैं हम, लेकिन टाइम आपका हो गया है, और ये होगा इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। इसको हम कल ले लेंगे। कल इसके साथ में हम आपको पूरा मैप भी दिखाएंगे, किस तरह से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक्स के अंदर कौन कौन से कंट्री पश्चिमी ब्लॉक के देश है, कौन कौन से पूर्वी ब्लॉक के हैं, सैटेलाइट कंट्री किन को बोला जाता है, ठीक है ना, पूरे दोनों गुट, नाटो कब बना, नाटो के सदस्य देश, और साथ ही साथ वार्सा पैक्ट की कौन कौन सी कंट्री हैं, ये सब डिस्कस करेंगे कल।
आ, बेटा हिंदी का ना फिर चलो कोशिश करता हूँ। एक तो इंग्लिश में होते हुए आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ा सकते हो ना। ये बात सही है कि आज इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट नहीं नजर आ रहा, लेकिन हिंदी में रहते हुए चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मिलना नोट्स हिंदी मीडियम में, मुझे पता है एक दो जगह पे है वो। कोशिश करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कर देंगे। ओके 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 कशिश, क्या समझ में नहीं आ रहा था क्या बेटा? हर एक वर्ड को तो मैंने हिंदी में बताया है। ओके, ये मेरे को याद है, तुमने भेजा था मेरे पास। तो ठीक है, अभी आप एग्जिट करें, टाइम हो गया आज का।